मैं इनवाइट करना चाहूँगी उन स्पॉन्सर्ड को जिनकी वजह से आज कुशीनगर में विकास लगातार निरंतर बढ़ रहा है। और मैं इनवाइट करूँगी डॉक्टर सोना जी को राणा हॉस्पिटल से, प्लीज़ आइए मंच पर। और साथ ही क्रिसेंट स्कूल से मैं मोहम्मद हसीब जी को भी बुलाऊंगी, प्लीज़ मंच पर आएँ। गुप्ता हीरो के अजय गुप्ता जी को भी मैं बुलाऊंगी, प्लीज़ आएँ। और उसके बाद अब मैम प्लीज़ आप मंच, आप सीट लीजिए। और सर आप भी, साथ ही मैं अपने सहयोगी को भी बुलाऊंगी, जेपी जी को भी, कि प्लीज़ आएँ। और क्योंकि अब उन मुद्दों पे बातचीत होगी थोड़े हट के, क्योंकि आज कुशीनगर में ना सिर्फ कुशीनगर के ग्रामीण इलाकों की बात हुई, लेकिन अब आगे किस तरह से ये हॉस्पिटल काम कर रहा है, स्कूल्स कैसी बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, मैं एक और अंशुमान जी को भी बुलाना चाहूँगी, प्लीज़ मंच पर आए, समाज सेवी हैं अंशुमान जी, प्लीज़ मंच पर आए। जेपी जी, ओवर टू यू। तो देखिए, हमने सभी से बात कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कुशीनगर से, अगर आप बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो हर वर्ग से आपको बात करनी चाहिए, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो डॉक्टर है, या वो शिक्षा जगत से हैं, समाज सेवी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। तो फिर बात होगी तो बातों से बातें निकलती हैं और बातों से ये पता चलता है कि विकास हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, या दिक्कतें हैं क्या। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश की बात कुशीनगर से कर रहे हैं। हमारे साथ राणा हॉस्पिटल से डॉक्टर सोना घोष हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा नाम है राणा हॉस्पिटल का यहाँ कुशीनगर के अंदर। हमारे साथ अजय कुमार गुप्ता है, हीरो बाइक एजेंसी है, बहुत सबसे बड़े टैक्स पेयर भी हैं। मैंने सुना है कि ये तो आपके लिए बधाई सर, टैक्स पेयर भी है, ये सही सुना है ना मैंने? अच्छा, मोहम्मद हसीब, मैं माफ़ी चाहूँगा, डॉक्टर मोहम्मद हसीब क्रिसेंट पब्लिक स्कूल से है। आपने तो यंग उसमें सर एक अच्छा स्कूल चला दिया, बड़ा नाम है इसका। मैंने तो काश मैं भी आपकी उम्र में कुछ पढ़ लिख लेता तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। अभी तो मैं 36 का हूँ, मैं 23 की उम्र में प्रिंसिपल बना। मैं बच्चों की बात कर रही हूँ कि आप बच्चों का जो भविष्य तो सर मैं आपसे बड़ा हुआ इसका मतलब और हमारे साथ समाज सेवी हैं अंशुमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों से चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैम, राणा हॉस्पिटल की, राणा हॉस्पिटल की चर्चा है, मैंने लोगों से भी जाना कि एक फेमस हॉस्पिटल है, क्या सुविधाएं आप लोग देते हैं, और मैंने सुना है कि आईवीएफ के मामले में आप नंबर 1 हैं इस जिले के अंदर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सभी आयोजकों का और स्पेशली जी न्यूज़ की टीम का, जिन्होंने आज मुझे भगवान बुद्ध की पावन धरती पे बुलाया और इस मंच पे बोलने का मौका दिया। तो हमारा हॉस्पिटल यानी कि राणा हॉस्पिटल लगभग 25 सालों से हम लोग ने इसे चलाया है और इट इज़ अ 150 बेडेड हॉस्पिटल। और इतने सालों से डेफिनेटली मरीज़ों के स्वास्थ्य की देखभाल, इसके अलावा जो आधुनिक तकनीकें हैं उसके द्वारा उनकी तमाम स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, और इसके अलावा जो एक्चुअली जो संवेदनाएं होती हैं, हॉस्पिटल हमेशा एसोसिएटेड होता है। खुशी तो कभी कभी जैसे बच्चा होता है तो खुशी होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल में आदमी दुखी होकर के ही आता है। तो सेवाओं के साथ यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मानसिक संवेदनाओं को जोड़ते हुए हम सभी लोगों ने एक प्रण लिया है कि हम इन सभी चीज़ों को जोड़ते हुए आगे काम करेंगे। मैम, अगर हम बात करें बड़े शहरों की, वहाँ तो थोड़े से लोग जागरूक हैं आईवीएफ को लेकर, लेकिन अभी छोटे शहरों में अभी उतनी मानसिकता नहीं। अगर आईवीएफ की बात भी करते हैं तो शायद चाहे उसका खर्चे की बात करें या फिर उसको अपनाने की बात करें, इसको लेकर अभी जागरूक नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे, कैसे आप डील करती हैं? एक्चुअली आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि छोटे शहरों में इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता डेफिनेटली कम है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि ओवर द पास्ट से 5 to 6 years अभी लोगों में जागरूकता बढ़ी है और लोग समझ रहे हैं। स्पेशली मुझे लगता है इंटरनेट का ज़माना है, तो सब लोग सब चीज़ देख रहे हैं, सब चीज़ समझ रहे हैं, और एक दूसरे से माउथ टू माउथ जब कॉन्वर्सेशन होता है, लोग बात करते हैं। और इनफैक्ट आईवीएफ डेफिनेटली महंगा है, लेकिन मतलब लोगों ने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई भी किया है।
सिंप्लीफाई इन द सेंस कि उसमें कई इंस्टॉलमेंट्स की सुविधाएं होती हैं। इट्स नॉट लाइक कि एक साथ सारा पैसा दो तभी तुम्हारा काम होगा। इंस्टॉलमेंट्स में काम होता है, धीरे धीरे भी कर सकते हो, पैकेजेस में कर सकते हो। तो लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और जो एक टैबू इसके साथ एसोसिएटेड था वो ग्रेजुअली कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। डॉक्टर मोहम्मद हसीब, एक बड़ा सवाल ये, 100 से अधिक टीचर, 3500 से अधिक बच्चे, और इतनी कम उम्र में कैसे सब हासिल कर लिया आपने? सर बहुत शुरू से हासिल किया है। 23 साल की उम्र में जब मेरी थी तो मैंने विद्यालय स्टार्ट किया था। मात्र 100 बच्चों से 5 टीचर और 5 कटरेन के कमरों में मैंने स्टार्ट किया था। आज मैं 36 का हूँ। 2025 में हमारे पास 3500 बच्चे पढ़ रहे हैं और CBSE की एजुकेशन हम दे रहे हैं। कुशीनगर में जब मैंने शुरुआत करी थी तो CBSE के मात्र 6-7 स्कूल थे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कि डिजिटल इंडिया के तहत जो भी स्कूलों के एफिलिएशन प्रोसेस हैं, जब उसको डिजिटलाइज कर दिया। स्कूल पहले कम हुआ इसलिए करते थे क्योंकि लोगों को एफिलिएशन ही नहीं मिलता था, और दिल्ली यहाँ से तब बहुत दूर भी हुआ करता था। आज तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन पहले दिल्ली जाना, अपना काम कराना बहुत मुश्किल था। तो हम लोग के टाइम में, मेरा टाइम 2014 का और नरेंद्र मोदी जी का टाइम सेम रहा है, तो मैं थोड़ा अपना गुड लक भी मानता हूँ कि उनकी शुरुआत मेरी शुरुआत एक साथ रही है। एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने शुरुआत करी और डिजिटल इंडिया के तहत इतना आसान हुआ। मुझे कोविड में एफिलिएशन मिल गया, मतलब सारा काम जब बंद चल रहा था तो भी CBSE काम कर रही थी, मुझे एफिलिएशन दी। आज मैं कुशीनगर का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हूँ CBSE का। तो सारे कुशीनगर में जितने भी स्कूल्स हैं उसमें ट्रेनिंग कराना ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैं बताऊँ, उस टाइम में 15 थे, आज 50 लगभग स्कूल हो चुके हैं कुशीनगर में सिर्फ CBSE के। सो ये NEP के आने के बाद और ज़्यादा आसान हो गया स्कूल चलाना, और एजुकेशन में एक क्रांतिकारी बदलाव है। अंग्रेज़ों के टाइम से, मैकाले के टाइम से 2019 तक के एजुकेशन सिस्टम एक ही धरल्ले पे चला है। यही पढ़ना था, हमारे दादाजी जो पढ़े, हमारे पिताजी जो पढ़े। लेकिन 2020 में जो NEP आई उसने क्रांतिकारी बदलाव लाया, सिस्टम ही बदल दिया। आज नरेंद्र मोदी बात करते हैं स्किल इंडिया पे, तो वो स्किल इंडिया की पढ़ाई स्किल एजुकेशन से ही होगी। और स्किल एजुकेशन 2019 के बाद से NEP से आया। इससे मुझे लग रहा है कि हमारी जो कंट्री है बहुत फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ रही है। आप यंग हैं और एक सोच होती है। अभी मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखता हूँ, उनके जहन में ये होता है कि बच्चों के मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ संस्कार भी मिले, कुछ खेलों में भी हिस्सा ले। लेकिन आपका स्कूल बाकी स्कूलों से क्या जुदा है जो आप क्योंकि आप तो यंग है तो उस चीज़ों को समझते होंगे जो अभिभावक के उनके क्या चाहिए, तो आप क्या दे रहे हैं अपने स्कूल में? पढ़ाई तालीम के साथ साथ क्या कुछ अलग एक्टिविटीज़ आपकी होती हैं? बिल्कुल सर, देखिए स्कूल सिर्फ एजुकेशन की जगह नहीं है। स्कूल को हम कोचिंग सेंटर क्यों नहीं बोलते हैं? स्कूल को स्कूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे एक हम सिटीजन बनाते हैं। आज दुनिया के, भारत जो हमारा देश है उसमें दुनिया की 30% बच्चों की आबादी है। मतलब आने वाले समय में हम ही भविष्य हैं, भारत ही भविष्य दुनिया का। 30% आबादी सिर्फ हमारी होने वाली है, तो हम उनको एज ए सिटीजन बना के भेजने वाले हैं। तो हमने ये भी देखा है, पुलिस में भी, हमने हर डिपार्टमेंट में देखा है, अच्छे लोग भी होते हैं, करप्ट लोग भी होते हैं। लेकिन हमारी एज ए स्कूल पर्सन जिम्मेदारी होती है एक स्टूडेंट के साथ साथ हमें उसको एक अच्छा सिटीजन बनाना। तो उसमें मैं नहीं, हम जानते हैं सभी स्कूल इसमें बराबर योगदान दे रहे हैं। और चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात हो या फिर देखिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत उसको है जो सिखा रहा है। तो हमारे टीचर्स को हम लगातार ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि स्कूल में एजुकेशन सिस्टम बहुत बदल गया है। तो वो ट्रेंड रहें, उनको बच्चे में एजुकेशन कैसे लाना है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, कोई बहुत बोलने वाले होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, कोई चुप रहते हैं। उन सभी को बराबर एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाना, ये हमारा काम है। तो उसके लिए हम लगातार ट्रेनिंग कराते हैं जिसकी मदद से हम बच्चों में एक ग्रोथ ला सकें। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि आप टीचर्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है, उसी तरीके से एक्टिव होना भी ज़रूरी है बच्चों का भी। अंशुमन जी, इनका मैं जिक्र करूं, ये कोविड काल में इन्होंने बहुत कार्य किए हैं और अभी भी आप लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं सामाजिक सेवा में लगातार। कैसे आप कर पाते हैं और कोविड काल में इतना मुश्किल दौर में भी आपने लोगों की मदद की, कैसे? और वो 10 रुपए की थाली आपका ही राज है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो जरा बताइए कैसे कर रहे हैं 10 रुपए में थाली और भोजन करा रहे हैं आप लोगों? प्रथम राष्ट्र ये भावना रहती है, चूँकि माँ भारती वाहिनी का संस्थापक भी हूँ और हमारा मानना ये है कि देश की ऊर्जा 135 करोड़ लोगों की ऊर्जा है और हर व्यक्ति देश की आवाज़ बने, ये संकल्प माँ भारती वाहिनी का है। और 10 रुपये की थाली जो आपने बात की, चूँकि सावन का महीना था
और हम राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात करते हैं, और तीनों का आधार है सेवा। सेवा के माध्यम से जात पात ऊंच नीच की जो दीवार है वो कमज़ोर होती है, और जब जात पात ऊंच नीच की दीवार कमज़ोर होती है ना, तो फिर एकता दिखती है, और जहाँ एकता है वहीं अखंडता है। तो राष्ट्र की मजबूती, तो खैर हम पूरे राष्ट्र की बात नहीं कर सकते, लेकिन हम जिस गली में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, कम से कम उस क्षेत्र की बात करते हैं कि वहाँ पे एक अपनापन का भाव सब में रहे और हर व्यक्ति जवाबदेह बने। इसको लेकर हम लोग सेवा प्रकल्प चलाते हैं। और जहाँ तक कोविड काल की बात है, निश्चित रूप से ये एक वैश्विक महामारी थी, और हमने महसूस किया कि हम अपने लोगों के साथ इस ज़िले में कुछ कर सकते हैं, और अपने लोगों के साथ मिलकर एक शुरुआत की, और उस शुरुआत को लोगों का जो स्नेह मिला, वो शुरुआत एक लंबे समय तक चला। और कोविड काल में जब हम लोग पहली बार गए थे तो 18 से 19 सिलेंडर आता था ऑक्सीजन का, और लोगों की समस्याओं को देखते हुए जो टोल फ्री नंबर होते थे उस समय, उस टोल फ्री नंबर पे लोगों से बात कराई जाती थी, और कमिश्नर साहब गोरखपुर के माध्यम से हम लोगों ने 7 से 8 दिनों में 150 सिलेंडर की व्यवस्था कर ली। और हमको याद है जब पहली बार हम लोग गए थे तो उस समय 30-35 के आसपास रोज़ का दुखद आंकड़ा आता था, लेकिन 7-8 दिनों में सेवा के माध्यम से, सेवा की जो ताकत है, जो सेवा की ताकत है, सेवा के माध्यम से वो आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से कम हुआ, क्योंकि जो ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरण, हर आदमी उस चीज़ को देख रहा था। इसको देखते हुए एक अच्छी मुहिम चली और हम लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त की। सोना जी, क्योंकि आईवीएफ के नाम से आपका राणा हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा मशहूर है, और उस पद्धति को लेकर आप देखते हैं कि अभी जो दौर है कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं और बिलीव करते हैं या जुड़ते हैं आपसे, या अभी आपको लग रहा है कि नहीं, हिचक होती है, एक हेजिटेशन होती है, एक झिझक है उन लोगों में, और फिर आप क्या जो है कि, और फिर राणा हॉस्पिटल से क्यों जुड़े, से जुड़ते हैं? अगर आपको कोई इलाज चाहिए तो हम पर इसलिए भरोसा करिए आप। और मैं एक और इसमें जुड़ना चाहूँगी, आपके साथ कोई ऐसा अनुभव जो आप शेयर करना चाहें? पहले तो उनका सवाल, एक्चुअली मुझे लगता है कि पूरी जितनी भी आईवीएफ ओपीडी होती है, 70% पेशेंट्स जो होते हैं वो ग्रामीण अंचल से ही होते हैं। सिर्फ 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जो शहरी अंचल से होते हैं, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन डेफिनेटली गांव में ज़्यादा रहती है और शहरों में कम रहती है। सो लाइकवाइज ओपीडी में भी ग्रामीण अंचल से ज़्यादा रहते हैं। सिर्फ उन्हें समझाने की ज़रूरत होती है, जैसे आपने कहा कि वो राणा हॉस्पिटल ऐसा क्या करता है जो विश्वास हम करें आपके ऊपर। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं प्रत्येक फील्ड में, एवरी फील्ड में, जो उसका जो एक्सपर्ट है वही उन चीज़ों को जानता है। बाकी जो उसके पास जो कस्टमर है या जो पेशेंट है, जो चीज़ को लेने आ रहा है, तो वो प्रॉपरली उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है कि आफ्टर ऑल वो डॉक्टर कर क्या रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या उसको प्रॉब्लम है बेसिकली, और उसका इलाज जो कर रहा है उसका बेस क्या है। सो मुझे लगता है कि वंस यू एक्सप्लेन द पेशेंट कि आपको ये परेशानी है और फिजियोलॉजिकली ये होता है, लेकिन पैथोलॉजिकली आपको ये है, तो इसका ट्रीटमेंट देयरफॉर ऐसे होगा, तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं। और फिर धीरे धीरे जब आप अच्छा काम करते रहते हैं, आपके रिजल्ट्स आते रहते हैं, तो एज आई अर्लियर सेड, माउथ टू माउथ लोग एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो सिलसिला चलता रहता है, एंड लोग आते हैं, समझते हैं, फ़ायदा मिलता है, ईश्वर की कृपा होती है। और आपका क्वेश्चन प्लीज़। कोई आपका अनुभव ऐसा, उनका सवाल था। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र का, कि कोई महिला आई हो और आपको कुछ ऐसा अनुभव हो जो आप शेयर करना चाहें? ऐसे अनुभव तो बहुत सारे हैं, लेकिन याद हो बहुत ज़्यादा। मैं एक डिस्कस करना चाहूँगी कि एक जैसे कॉमनली ये होता है कि 35-36 मैक्स टू मैक्स 38 की एज के बाद फिर प्रेगनेंसी के बारे में कोई सोच नहीं सकता है, और औरतों को क्या तो घर से बाहर निकाल देते हैं या हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो हम लोग क्या, जब वी स्टार्टेड आवर आईवीएफ, तो मैं बस इतना ही बताना चाहूँगी कि इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ ऐसे पैथोलॉजीज़ होती हैं जिसमें महिलाओं में यूट्रस नहीं होता है,
मतलब बनता ही नहीं है। सो एक ऐसी महिला आई जिसके पास बच्चेदानी ही नहीं थी। कई जगह वो जा चुकी थी, दिल्ली, मुंबई, सब जगह जा चुकी थी। तो ये हुआ कि तुमको बच्चे नहीं हो सकते। एंड उसका हस्बैंड इसी क्षेत्र से था, अपने ही क्षेत्र से था। तो वो सोचा कि चलो एक लास्ट हम ओपिनियन ले लेते हैं कि क्या कर रहे हैं, अब तो इसका कुछ हो नहीं सकता है। तो वी फाउंड आउट अपने अल्ट्रासाउंड के बाद कि उसकी ओवरीज हैं। ओवरीज माने अंडाशय है। तो वो अंडाशय थोड़े से ऊपर प्लेस थे, मतलब नॉर्मल जगह पे नहीं थे, थोड़े हाई अप प्लेस थे। बट इट वाज डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई, लेकिन आइडेंटिफाई हुआ। एंड इतनी अच्छी बात है कि हमने उसके एग्स निकाले। उसका हस्बैंड का स्पर्म काउंट नॉर्मल था, हस्बैंड से स्पर्म्स लिए, एग्स बनाया, उसका जेनेटिक, उसका एम्ब्रियो, उसका अपने गेमीट्स का एम्ब्रियो बनाया। वी डिड अ सरोगेट ट्रांसफ़र और उसको ट्विंस बच्चे हैं। एंड दिस इज़ वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड एंड सो वेरी सेटिस्फाइंग। अच्छी बात है, अच्छी बात है, और इसलिए आप पर लोग भरोसा करते हैं। मैं आपसे डॉक्टर मोहम्मद हबीब, एक सवाल ये उठता है कि जैसे मैम का प्रोफेशन अस्पताल, तो प्राइवेट अस्पताल भैया लूटते हैं, प्राइवेट स्कूल लूटते हैं। अब आप क्या, कोई ऐसा भी है, कोई किसी का सपना है आपके स्कूल में पढ़ने का कि मैं तो आपके स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, वो आए, उसमें फीस नहीं है, गरीब है, ऐसा कोई है आपके लिए कि कोई जुड़ जाए आपके स्कूल से, या आपके दरवाजे बंद हैं गरीब बच्चों के लिए? सर, परसेप्शन जो भी बनता है लॉन्ग टर्म रिव्यू पे बनता है, और ये गलत बात नहीं है, सच्चाई है कि प्राइवेट स्कूल इतने महंगे हैं, खास करके जहाँ पर शहरों की बात करें। तो मेरे भी जो रिलेटिव्स हैं, मैं देखता हूँ कि नर्सरी क्लास में बच्चा पढ़ा, साल की लाखों रुपए में फ़ीस है। मैं आपको पहले तो अवेयर करूँ कि हमारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट में सबसे लोवेस्ट फ़ीस स्ट्रक्चर है। इसीलिए शायद कुछ लोग इस स्कूल को नहीं भी पसंद करते, अदर स्कूल वाले, राइट, कि आपने कुछ ज़्यादा ही कम रखा। 1000 रुपये महीना लोग रिचार्ज कराते हैं, मेरा 1000 रुपये पर मंथ की फ़ीस है, जिससे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब 3500 बच्चों में गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे बच्चे फ्री एजुकेशन ले रहे हैं। बिल्कुल। और मेरी तरफ से भी कम 200 बच्चों को मैं फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ। और खुशी की बात ये नहीं है कि मैं फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं बच्चों को कहता हूँ बेटा मैं तुम्हें एजुकेशन फ्री की चीज़ नहीं है, मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ। जिस दिन तुम्हारी जॉब लगेगी मैं पूरे पैसे तुमसे वसूल लूंगा। लौटा देगा क्या? हाँ, लौटाएगा मैं। और मैं बताऊँ, मेरे बच्चे BHU में हैं, मेरे बच्चे DU में हैं, और मेरा बच्चा स्कॉलरशिप में पढ़ा हुआ आज IIT में भी पढ़ाई कर रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस विजन के साथ काम करो। और मैं ये भी शर्त रखता हूँ कि जैसे ये स्कूल तुम्हारी मदद कर रहा है, क्योंकि स्कूल मेरा नहीं होता, स्कूल तो बच्चों का ही होता है, स्कूल किसी डायरेक्टर प्रिंसिपल का नहीं होता। तो ये स्कूल अगर आपकी मदद कर रहा है, तो जब ईश्वर आपको मौका दे तो आप भी दूसरे के लिए खड़े रहो, ऐसी दुनिया आगे बढ़ पाएगी। सर, अब आजकल ज़्यादा बच्चे स्कूल में ही बिताते हैं वक्त, लेकिन ये जो अभी मोबाइल का, क्योंकि हर जगह जिक्र होता है, बच्चे स्क्रीन टाइम ज़्यादा देखते हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स पर आ जाती है। लेकिन क्या लगता है कि स्कूल में भी कुछ ऐसे ट्रेनिंग या कुछ ऐसे अवेयर किया जाना चाहिए जिससे बच्चों का स्क्रीन टाइम कम हो? क्योंकि अब अभी हमने केसेस देखे, मैं इसलिए ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि बच्चे आक्रामक हो रहे हैं। 3-4 जगह से ऐसे केसेस आए कि 9th क्लास के बच्चे ने 10th क्लास के बच्चों को चाकू मार दिया। चाहे अहमदाबाद की बात करें, अभी गाजीपुर की बात करें, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 10th, 7th, 8th क्लास के बच्चे कैसे जान रहे हैं कि सुसाइड कैसे किया जाता है? इतने केसेस आ रहे हैं, इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, बदलाव जो आ गया है ना, पहले छोटे बच्चों के साथ उनके ग्रैंड पेरेंट होते थे, दादाजी, वो उनके साथ समय गुजारते थे, वो कहानियाँ सुनाते थे, उन कहानियों में एक मोरल एजुकेशन था। अभी दादाजी को मोबाइल ने रिप्लेस कर दिया। बच्चा घर आया, उसको दादा नहीं चाहिए, दादी नहीं चाहिए, उसको चाहिए मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन अपने व्यू के लालच में उनको वही दिखा रहा जो वो देखना चाहते हैं। और वो कहीं ना कहीं, आप भी अपने घरों में देखेंगे तो बच्चे बहुत ऐसी गलत चीज़ें भी देख रहे हैं जो उनको उस एज में नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर डेफिनेटली मैं तो मानता हूँ हर एक स्कूल अवेयरनेस फैला रहा है, और जो समाज में या बच्चों में गुस्सा इस टाइम बढ़ते जा रहा है, वो चिड़चिड़ापन उस मोबाइल का ही एक आफ्टर इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म में कोई भी चीज़ जब एडिक्शन बनेगी, जब वो आपको नहीं मिलेगा, तो उसका आफ्टर इफेक्ट पड़ना ही है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फैमिली में बात करने की। बात करना सबसे बेहतर सोल्यूशन है। आज मम्मी पापा भी बिजी हैं मोबाइल में, तो बच्चा भी अपना एक सेपरेट लेकर बिजी है, फ़ोन टैबलेट में बिजी है। तो आप बात करें, आप अपने घरों में हम लोग को एक रूल बनाना चाहिए कि हमें मोबाइल तो चलाना है, लेकिन ये जो टाइम है डिनर का, हम साथ में बैठेंगे, हम 1 घंटा फिर बात करेंगे। तो ये अपने आप में थेरेपी है। ये अब हम थोड़ा चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। मैं अंशुमान जी, एक चीज होती है कि समाज सेवा करिए, लेकिन समाज सेवा का ध्येय कब तक? समाज सेवा मकसद है या पॉलिटिकल एंट्री? मैंने ज्यादातर देखा है समाज सेवी पॉलिटिकल एंट्री करते हैं, या कोई विजन रोड मैप खींच रखा है, नहीं भैया समाज सेवा
और फिर राजनीति में कूद जाएंगे अंशुमान? मैं राजनीति में पहले से हूँ। अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी है। चलिए। राष्ट्र हमारा है और लोकतंत्र की हाँ। हिस्सेदार बनना चाहता हूँ। अगर हमको जवाबदेह बनना है तो लोकतंत्र में आना होगा, और इसके लिए हम लोगों ने 2016 में यहाँ से दिल्ली पदयात्रा भी की है, क्योंकि चीनी का कटोरा कहलाता था ये क्षेत्र। और एक आग्रह था उस समय, चूँकि मोदी जी ने हमें फर्टिलाइज़र और एम्स दिया था, और चूँकि वो हमारे गार्जियन हैं, इसके नाते एक आग्रह पदयात्रा हम लोगों ने की थी। और राजनीति निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम सबका आधार है, क्योंकि उसी से भविष्य है। चलिए मैम, अब आखिरी पड़ाव पर राणा हॉस्पिटल का क्या उद्देश्य है भविष्य को लेकर, क्या रूपरेखा आपकी? जो मैंने पहले कहा था और जो हम 25 साल से करते आए हैं, स्वास्थ्य की देखभाल और जो एडवांस फैसिलिटीज़ हैं उसको एनकम्पस करते हुए, लोगों की संवेदनाओं को जोड़ते हुए राणा हॉस्पिटल की पूरी टीम पहले भी कार्य करती आई है और आगे भी काम करने का प्रण ले चुकी है और करती रहेगी ईश्वर के आशीर्वाद से। ठीक है, आपने तो कम उम्र में ये सब हासिल कर लिया। मेरी उम्र तक आओगे, मान लीजिए मेरी उम्र अभी तो बहुत बड़ा हूं मैं तुमसे हो सकता है 36, जब तक 43 तक आओगे तो क्या सपना है? सर मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं एक लो बजट स्कूल चला रहा हूँ, हाँ। वो जिले में और जिले से बाहर हर जगह अवेलेबल हो, ताकि हर एक बच्चा जो एक सपना देखता है एजुकेशन का, और आज के टाइम में मॉडर्न एजुकेशन का, मतलब सीबीएसई का, कंप्यूटर का, एआई का, उस सभी बच्चों के सपने को हम पूरा कर पाए। तो दुबई भी भेजना है क्या सबको? मैं ऑलरेडी बच्चे को दुबई भेज चुका हूँ। अच्छा, भेज चुके हैं। क्यों मतलब मैं उसका आपको उसको रीजन क्यों? बता रहा हूँ। हाँ। जैसे मैं बच्चों के बीच में बहुत रहता हूँ, तो मैंने एक बच्चों को टारगेट दिया, बेटा तुम लोग 96 से ऊपर लाओ तो मैं तुम्हें दुबई घूमने को भेजूंगा। तो बच्चों ने कहा सर पक्का ना, लाएंगे तो भेजेंगे। बच्चे लग गए, और मैं बताऊं बच्चों ने मुझे हरा दिया। एक बच्चे ने 97.8% सीबीएसई में रिजल्ट दिया, तो उसका मैं ऑलरेडी दुबई का टिकट करा चुका हूँ। वो दिसंबर 2025 में जा रहा है दुबई घूमने हमारी यानी तरफ से। दुबई का लॉलीपॉप सफल हो रहा है एजुकेशन में आपका? जी। मैं कह सकता हूँ मैं मोटिवेशन, बस इसको मोटिवेशन मोटिवेशन। चलिए, हाँ। बहुत अच्छी बात है, आप लोग सफल हों, इसी उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत-बहुत ऐसे ही अपने शुक्रिया। क्षेत्र में तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार तालियां बजाइए, क्योंकि इन लोगों की वजह से कुशीनगर में भी कितना विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे हॉस्पिटल की, या फिर समाज सेवा की बात करें।